हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो अभी तक हमने पार्ट 3 तक हमने बात कर लिया है। पार्ट 3 तक हमने एंसेंट हिस्ट्री यानी कि जो यहाँ पे अगर हम यूपी की बात करें, यूपी की जो एंसेंट हिस्ट्री तक जो है इसको हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, यानी कि उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे या इतिहास की बात करेंगे। ये हमारा जो क्लास है ये हमारा पार्ट 4 है। इसके बाद हम जो है मेडिवल, ये हम कवर करने के बाद हम जो है मॉडर्न को जो है कवर करेंगे। इसी के साथ साथ जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, इकोनॉमी क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारा कुछ हम जो है इसी के साथ अपने अलग अलग पार्ट में कवर करते चले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो है मैंने टेलीग्राम पे, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू- यहाँ पे प्रिसीजन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हमने जो है 2015 से लेकर के 2022 तक का पीवाईक्यूज जो एनालिसिस है उसका पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप जा करके वहाँ से इस पीडीएफ को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो हमारे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के जो लेक्चर उसको नहीं देखे तो उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमारा जो है चौथा पार्ट है। इसमें हम जो है मेडवल की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेडवल में, जिससे उत्तर प्रदेश के हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कन्नौज जो है एक महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। यहाँ पे एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभ के जो मेडवल पीरियड जब शुरू हुआ था तब उसके मध्यकाल में प्रारंभिक मध्यकाल में की जो स्थिति थी, स्थिति और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। यानी कि जो जो भी कन्नौज पे अधिकार कर लेता था वो उसका एक एक अपने आप को मजबूत स्थिति और जो है उसके अधिकार के प्रतीक के रूप में देखता था, ठीक है। और कन्नौज क्या थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो है पूर्व जो है राजधानी थी, ठीक है। उत्तरी भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता था कौन, ये जो कन्नौज है ये उत्तर भारत का जो राजनीति का एक तरीके से सेंटर था। तो कौन सा था, कन्नौज। ये कब की बात हो रही है, प्रारंभिक मध्यकाल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था ये किन किन के बीच हुआ था, यानी कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। जो कि ये तीनों जो है त्रिपक्षी आप जो है देखने को मिला भी होगा। अगर आपने मेडवल पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होगी, ठीक है। पालों ने भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र पर शासन किया था। और प्रतिहारों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो आज का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो इलाका है वो वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर उन्होंने शासन किया था। और राष्ट्रकूटों की बात करें तो ये जो मेनली जो दक्कन का जो क्षेत्र है यानी कि जो पेंसुलर इंडिया है, इस क्षेत्र में जो है उन्होंने जो है यहाँ पे राष्ट्रकूटों ने जो है अपना शासन जो है किया था, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था, अगर आ जाए ऑप्शन में कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष 2 शताब्दियों तक चला, यानी कि 2 दशक तक 200 वर्षों तक जो है चला। अंततः राजपूत प्रतिहार सम्राट नागभट्टोती ने विजय हासिल करी थी। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कन्नौज के बारे में रहा। अब हम बात करेंगे जो दिल्ली सल्तनत है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो है 1206 में इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है। ऐबक ने गंगा यमुना दोआ पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। और 1192 ईस्वी में उसने मेरठ और बारह, यानी कि 12 मतलब जो आधुनिक शहर जो बुलंद शहर है उस पर कब्जा कर लिया था। जहां से उसने गढ़वाल साम्राज्य के खिलाफ अब हमले शुरू किए थे। गढ़वाल साम्राज्य कहाँ पे था, ये गढ़वाल साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। तो ये आप अगर जब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
ये हो गया। फिर यहाँ पे मोहम्मद गौरी के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में भारत भारत जो है आया था। उसने उन्होंने क्या किया था कि उसने जो है यमुना नदी को पार की, और राजपूतों के कोयल, कोयल मतलब एक तरीके से जो आज का जो आधुनिक जिला है अलीगढ़, उसको कहा जाता था कोयल। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि दे सकता है प्राचीन नाम या मध्यकालीन नाम, और आपको दे सकता है आधुनिक नाम, तो मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलीगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? ये मोहम्मद गौरी ने 1194 में भारत आया। फिर उसने यमुना नदी को पार करके राजपूतों से जो, यानी कि जो उस समय जो अलीगढ़ जो राजपूतों के अंडर था, उससे जो है वहां पर एक युद्ध अभियान के जरिए जो है वहां पर कब्जा कर लिया, और कन्नौज की ओर फिर वो जो है आगे बढ़ा था। तो ये आपको याद रखना। फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चंदावर का युद्ध। अक्सर ये जो है हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर जैसे हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की अगर हम बात करते हैं, तो अक्सर ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चंदावर का युद्ध जो है फिरोजाबाद के पास आधुनिक चंदावल, यह युद्ध 1194 ईस्वी में गढ़वाल राजवंश के मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, गढ़वाल राजवंश, मोहम्मद गौरी और जो है जयचंद के बीच जो है लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें 1194 में ही उसने जो है भारत पर, मतलब भारत आया था, और उसी ईयर से ही उसने जो है अभियान अपना शुरू कर दिया था। तो एक ये भी आपको एक ओवरव्यू आपको याद रखना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, जयचंद की जो है हार हुई थी, मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे विजय हुआ था। फिर इसने इसके आगे मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा और बनारस पर जाकर 1198 ईस्वी में गढ़वाल की राजधानी जो थी कन्नौज पर जो है कब्जा कर लिया था। इस अभियान के दौरान बौद्ध शहर सारनाथ को भी उसने लूटा था, और 1197 ईस्वी से 98 ईस्वी में ऐबक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश में बदायूं पर कब्जा कर लिया था। तो बदायूं पर कब्जा कब किया गया था? तो 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। फिर यहाँ पे गढ़वाल की जो पूर्व राजधानी थी, यहाँ पे वाराणसी पर कब्जा कर लिया, जो गौरी के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो उसने जो है गढ़वाल की पूर्वी राजधानी थी, यानी कि जैसे पूर्वी राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो इस पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो कुछ समय बाद जो है मोहम्मद गौरी के नियंत्रण से वो बाहर हो गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे 1202 में ऐबक ने चंदेल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण जिले, यानी कि कलिंजर, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले में स्थित है, वहां पर कब्जा कर लिया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो चंदेल, यानी कि जैसे बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहां पे आपको चंदेल साम्राज्य के बारे में आपको देखने को मिलेगा। चमल जैसे बुंदेलखंड की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पे चंदेल जो राजा थे उनके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे भाषा की बात करें तो बुंदेली बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या, चंदेल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जो किला था, यानी कि जिस किले का नाम क्या था? कलिंजर। तो आप यहाँ से देखेंगे तो वहां पर उसने जो है कब्जा कर लिया था। यानी कि फिर अगर अब इसके आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, जैसे 1206 से 1526 तक। जैसे ये क्षेत्र कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और जो है लोधी वंश जैसे प्रमुख में राजवंशों के नियंत्रण में आया था। यानी कि कुछ क्षेत्र जो है उन्होंने जो है यहाँ पे अपने नियंत्रण में किया था और उस पे शासन किया था। अब जैसे यहाँ पे ये जो क्षेत्र दे रखे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और यहाँ पे जो लोधी वंश दे रखा है, तो हम इनके बारे में हम एक एक जानकारी एक्स्ट्रा हम देखते हैं, अलग अलग विस्तार में इसमें दे रखा है। ठीक है, अब जैसे गुलाम वंश क्या है, 1206 से 1290 तक इसका चला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत और गुलाम राजवंश की स्थापना की, या मामलुक राजवंश भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। यानी कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की तो स्थापना की थी, लेकिन वो किस वंश से जुड़ा था? तो वो था गुलाम वंश से या मामलुक वंश से, जो है अपना जो मतलब रखता था, व्यवहार रखता था। तो उसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और लाहौर को अपनी राजधानी उसने जो है बनाया था। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है,
और जो है उसने जो राजधानी बनाई थी लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। ठीक, यहाँ पे क्या है, इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वह दिल्ली पर शासन करने वाला पहला शासक था। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। यानी कि जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का पहले सूबेदार था, फिर उसने जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना जो है सत्ता स्थापित की, और वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, मिनहाज के अनुसार, यानी कि मिनहाज क्या है, मिनहाज के अनुसार इल्तुतमिश ने अभियानों की एक श्रृंखला में दिल्ली से बदायूं, अवध, बनारस और शिवालिक पर नियंत्रण का दावा किया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अब देखिए, अब जैसे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि जो भी दिल्ली सल्तनत की जो वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश है, उसको अगर आप देखेंगे कि वो पहले बदायूं का सूबेदार था, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, तो आप इस ऑप्शन को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इल्तुतमिश ही वहाँ का जो है सूबेदार था। ठीक है, तो ये आपको जो है गुलाम वंश और इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश जैसे कि वो गुलाम वंश 1290 तक था। अब उसके बाद जो है खिलजी वंश की शुरुआत होती है, जो कि 1320 ईस्वी तक चलता है। इसकी स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यानी खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन ने 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन को कारा कारा, यानी कि जो कारा मतलब जो कौशाम्बी जिले में स्थित एक क्षेत्र है, उससे का नया गवर्नर जो है नियुक्त किया था। यानी कि जो है जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को जो है कारा कारा मतलब कौशाम्बी का जो है नया गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, भिल्सा पर एक लाभदायक छापे के बाद उन्हें 1296 ईस्वी में अवध का राज्यपाल भी बनाया गया था। यानी कि अवध का राज्यपाल भी बनाया गया था, किसे? अलाउद्दीन को भी बनाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे अमरोहा की लड़ाई ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अमरोहा एक ये उत्तर प्रदेश का क्या है, ये एक जिला है, मुरादाबाद जिले के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह लड़ाई 1305 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के बाद मंगोल सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की जो स्थिति थी, वो मजबूत घुड़सवार सेना ने मंगोलों को यहाँ पे जो है हरा दिया था। यानी कि जो उसने क्या किया था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में जो है, ये जो है आपको अमरोहा का युद्ध देखने को मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे तुगलक वंश की बात करते हैं, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना कराई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी? तो यानी कि फिरोज शाह तुगलक, FST, यानी कि अगर आप सब शॉर्ट में याद रखना रहा है, तो इन्होंने जो है इसकी जो है जौनपुर की स्थापना कराई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर का निर्माण कराया, जिसे तुगलकाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक वंश के लिए एक सैन्य चौकी और रणनीतिक आधार के रूप में कार्य करता था। तो आपको यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन याद रखने, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, और FST ने जौनपुर की स्थापना करी थी, और इसने तुगलकाबाद की भी जो है शहर का निर्माण कराया था, जिसे जो है फिरोजाबाद शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको तुगलक वंश के बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि उत्पादन में सुधार के लिए पश्चिमी आ, यमुना नहर की स्थापना भी कराई थी। यानी कि एक तरीके से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उन्होंने जो है यमुना नदी पर जो है नहर का भी निर्माण कराया था। यमुना नहर की भी स्थापना कराई थी, जिसे ताज नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ताज नहर, आपसे पूछा जा सकता है ताज नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक वंश ने।
ठीक है। फिर यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खां द्वारा की गई थी। फिर यहाँ पे लोदी वंश आता है, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना कराई थी। बहलोल लोदी के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जौनपुर सल्तनत की सरकी वंश की विजय थी। ये जो है आपको याद रखना है, सरकी वंश की विजय थी। ये सबसे महत्वपूर्ण, जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पे 1486 में अपने अपने जो है बड़े बेटे को जो है बारबक को जौनपुर की गद्दी पर बैठाइए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1504 में आगरा की स्थापना किसने करी थी? आगरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, इसकी स्थापना हमें पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, जो बहुत ही फेमस होते हैं, तो उनकी स्थापना से यानी कि उनका हर एक बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये ऐसे शहर होते हैं कि कभी भी एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो 1504 में आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। कब किया था? 1504 में। ठीक है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। उन्होंने खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत करी थी। ये आपको याद रखना है, गज। अब आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने को, उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि गज ए सिकंदरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या भूमि नापने के लिए एक उपकरण है? ठीक है, इस तरीके से आपको एक ऑप्शन दे देगा। यह एक जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया एक सुधार है। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन में बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के जो भी टर्म आते हैं इनको आपको नोट करते चलना है साथ ही साथ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी के, जो सिकंदर लोदी के बाद जो है बैठा था, तो आगरा की गद्दी पर बैठा और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से ये जो है क्या हार गया था। ठीक है। यानी कि अब देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, आपको यहाँ पे ये भी पता चलता है। यानी कि जो है बाबर वर्सेस यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी, ये दोनों के बीच में पानीपत की जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ये हुआ था, जिसमें क्या इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर को यहाँ पे विजय मिली थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब सरकी वंश की बात करते हैं। सरकी वंश की स्थापना 1394 मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। ये आपको तो बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है, याद हो सके तो आप याद रखिएगा, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देंगे आपको। उन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और इटावा से लेकर बंगाल तक, विंध्याचल से लेकर नेपाल तक अपना शासन स्थापित किया था। सरकी वंश के शासनकाल के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सरकी वंश के बारे में अगर एक पॉइंट अगर आपको याद रखना तो ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हो। और साथ में इसकी स्थापना इन्हें जो है जौनपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, और जो है इसे जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद और लाल दरवाजा सरकी वंश के प्रसिद्ध स्मारक हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर की अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहलोल लोदी ने 1479 में सरकी वंश पर आक्रमण किया और जौनपुर पर जो है कब्जा कर लिया था। 1559 में मुगल सम्राट अकबर ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया और 1775 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। तो ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए सरकी वंश के बारे में। ठीक है। अब इनकी वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। जो सल्तनत काल थे में जो वास्तुकला बनी थी इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे जौनपुर किससे संबंधित है? ये जो है एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। आगरा किससे संबंधित है? तो ये आप यहाँ पे सिकंदर लोदी। जौनपुर की जो जामा मस्जिद है, लाल दरवाजा, अटावा और झंझरी मस्जिद, जो है हुसैन शाह सरकी। इससे संबंधित जो ये संबंध क्या दे रखा है, शासक दे रखा है। तो इनसे संबंधित बदायूं की जामा मस्जिद, ये इल्तुतमिश, बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी, और ये बदायूं का क्या था, ये सूबेदार था। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको मैच करने के लिए दे देंगे।
मैच करने वाला हमेशा जो है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें 2 से 3 जानकारी पता होती है और कंप्लीट जानकारी बहुत रेयर होता है पता हो किसी को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे मुगल शासन और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पहलू हैं इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाबर यानी कि 1526 से 1530 तक, यानी कि कुल मिलाकर के उसका जो है 4 वर्ष का जो है कार्यकाल रहा है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जीत के बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। यानी कि मुगल शासन की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, वो भी पहली लड़ाई के बाद, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। उन्होंने निर्णायक युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। यानी कि जब जब उसके शासनकाल 4 साल का रहा है, तो उसने जो है हर एक साल जो है अपना एक ना एक अभियान चलाया, यानी कि 26, 27, 28 और 29। और ये आपको याद रखना है क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खानवा का युद्ध क्या है, 1527 में लड़ा गया था। आगरा के पास बाबर की तैमूर सेना और राणा सांगा की राजपूत सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की जो जीत हुई, बाबर की तो जीत हुई, युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल की बजाय आगरा बन गया। पहले क्या था, मुगल सत्ता का केंद्र काबुल था, फिर उसके बाद जो है आगरा शिफ्ट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 1530 से 40 तक रहा है, 2 बार मतलब। फिर इसके बाद 1555 से 56, यानी कि 1 वर्ष के लिए 1 बार और रहा है। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ जो है 2 युद्ध लड़े थे। किसके साथ 2 युद्ध लड़े? शेरशाह सूरी के साथ। पहला चौसा का युद्ध, चौसा के 1539 में, और जो है बिलग्राम, बिलग्राम 1940 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिलग्राम मतलब कन्नौज का युद्ध, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कन्नौज का युद्ध और जो बिलग्राम का युद्ध है 1940 में जो हुमायूं ने लड़ा था, उसने शेरशाह, हुमायूं की सेना को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर उत्तर प्रदेश पर शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी देखिए युद्ध के बारे में होता है ना, तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि इसकी जो क्रोनोलॉजी है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट तो नहीं, जानकारी तो नहीं कि जो हमें पता ना हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अब इसके क्या है, इनमें से कोई एक देगा, अगर मैच करने के लिए देगा ना, तो कोई एक दे देगा, और फिर आपसे चौसा का युद्ध दे देगा, और यहाँ पे ये वाला दे देगा। तो इनसे क्या मैच करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं। हालांकि बाद में हुमायूं फिर संगठित हुआ, फिर जो है सफाविद साम्राज्य के समर्थक से अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया, और 1555 में मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में कामयाब रहा। अब फिर यहाँ पे अकबर, अकबर हमेशा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो शेर शाह और उनके पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी ग्वालियर से उत्तर प्रदेश पर शासन किया था। यानी कि जो ग्वालियर उनकी राजधानी थी, वहां से लेकर के उत्तर प्रदेश तक शासन किया था। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश का वास्तविक शासक बना। हेमू के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे दिल्ली के बारे में, और यहाँ पे देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, दिल्ली के पुराने किले में उनके राज्याभिषेक के समय उन्हें विक्रमादित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपको ये पॉइंट याद हो तो याद रख लीजिएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध 1556 में हेमू की मृत्यु हो गई, और उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश पर अकबर ने जो है शासन करना शुरू किया, और यह उसके अधीन आ गया था। ठीक है, अब जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था और मुगल वंश का तीसरा सम्राट था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। 1569 में अकबर के शासक रामचंद्र को पराजित करके अकबर ने क्या किया था, 1569 में अकबर ने शासक रामचंद्र को पराजित करने के बाद कलिंजर, यानी कि जो वर्तमान जो बांदा जिले में स्थित है, उस पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने आगरा और उनके नव स्थापित शहर जैसे फतेहपुर सीकरी से जो है शासन किया। यानी कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर के द्वारा कराई गई थी। ये कहाँ पे है? ये जो है
आगरा में स्थित है। कभी भी गलती से फतेहपुर मत मार दीजिएगा अगर पूछा जाए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया गया था। 1571 से 1585 तक वो उसकी भूमिका में रहा। अब जब अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण इसे छोड़ दिया, बाद में 1610 ईस्वी में पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि 1610 ईस्वी में अगर आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, अकबर ने पूरी तरीके से फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया था। ठीक है, अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हराया। इस जीत की याद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो इसको आप याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल टोडरमल उत्तर प्रदेश से थे, ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट वाइज में आपसे पूछा जा सकता है। तो बीरबल कालपी से थे, और जहां मुगल टकसाल और बीरबल रंग महल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इनको बारे में भी आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हो। मुगल सम्राट मुगल सम्राट अकबर ने सिकंदरा, यानी कि आगरा शहर के जो बाहरी इलाके में जो स्थित था सिकंदरा, वो में अपना मकबरा बनाया था, जिसे बाद में सम्राट जहांगीर ने 1613 में जो है पूरा करवाया था। यानी कि उसका निर्माण जो पूरा नहीं हुआ था, फिर इसके बाद जहांगीर ने जो है उसका निर्माण पूरा करवाया था। तो यहाँ पे 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर के का शासनकाल रहता है, और जहांगीर क्या अकबर का पुत्र था। ठीक है, अकबर किसका पुत्र था, तो जो है ये हुमायूं का पुत्र था। तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने शाही न्याय वालों के लिए आगरा किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की। ये क्या थी, न्याय की एक तरीके से श्रृंखला थी। तो ये टर्म, ये जो शब्द है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने अकबर का मकबरा और मरियम मरियम अज जमानी का मकबरा भी बनवाया था। इसका उल्लेख उदाहरण के लिए अगर देखें तो फतेहपुर सीकरी के जहांगीराबाद महल का निर्माण है। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये आपको याद रखना है। विलियम हॉकिंस के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2000, अगर हम 23 की बात करें, 23 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया था विलियम हॉकिंस के बारे में। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। ये क्या था, तीसरा पुत्र, यानी कि जो और भी पुत्र थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं, उन्होंने मेवाड़ के राजपूतों और दक्कन के लोदियों के खिलाफ जो सैन्य अभियान में भाग लिया था, और 1631-32 में पुर्तगालियों को हराया, और अपनी जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया। यानी कि आपको जो राजधानी देखने को मिलेगा, या तो आपको दिल्ली देखने को मिल रही है, या तो आपको आगरा। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल के, ये तो सबको पता है, ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा किले के लिए मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने जुलाई 1658 से जनवरी 1666 में उसकी मृत्यु तक आगरा किले में कैद रखा। उसे ताजमहल में उसकी पत्नी के बगल में दफनाया गया था। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वो याद रखना चाहे तो याद रख सकते हो। ठीक है, औरंगजेब जो है यहाँ पे क्या था, औरंगजेब जो है छठा मुगल बादशाह था। ये तो हमेशा जो है खबरों में रहता ही है। 1668 में औरंगजेब ने धर्मत की लड़ाई में सिखों की सहयोगी सेना और मरवाड़ साम्राज्य को हराया था। 1658 में ही सामूगढ़ की लड़ाई, ये आपको याद रखना है, ये रेयर इन्फॉर्मेशन है। औरंगजेब की निर्णायक जीत ने उसकी संप्रभुता को मजबूत किया। जैसे सामूगढ़ की लड़ाई है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे वास्तुकला की बात करते हैं, और कौन कौन से शासक से संबंधित, जैसे जामा मस्जिद क्या है, बाबर से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, इलाहाबाद किला, और ये सब क्या है, ये जो है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, बीरबल महल, जोधाबाई महल, शेख अली चिश्ती का मकबरा और पंचमहल, ये सब जो है अकबर से संबंधित है। ये इनके बारे में एक कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक ओवरव्यू रहेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अकबर का मकबरा या मरियम उल
उलजमाती मकबरा जो ये किसने बनवाया था, ये किससे संबंधित है, जहांगीर से संबंधित है। और यहाँ पे आगरा में जो ताजमहल है और मोती मस्जिद, ये जो शाहजहां से, ये तो आपको पता है। और जो यहाँ पे नूर जहाँ है, इसे इत्माद उल दौला का जो मकबरा जो आगरा में स्थित है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से हमने जो है पूरा यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। ठीक है,